हेलो दोस्तों, पूर्वांचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज समास अव्यय भाव तत्पुरुष हो गया है। तत्पुरुष के 8 भेद थे, उनको भी कल हम बता दिए थे। तो जो नहीं देखें पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब 2 बचे हैं इसके भेद में। समास में कौन कौन से? बहुब्रीहि बचा है और द्वंद्व बचा है। ठीक, तो चलिए आज इनको भी देख लिया जाए और आज समास पूरा हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कुछ भी हम अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें क्या पता रहना चाहिए? परिभाषा। तो वैसे भी हम चलिए इसका भी देखेंगे पहले परिभाषा। ठीक, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा इसका परिभाषा। परिभाषा देखिए, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद, परिभाषा है बहुब्रीहि समास का, जिस सामासिक पद के दोनों पद अप्रधान हो। शब्द को हम देखिए समास रहता है और विग्रह करते हैं। ठीक, तो विग्रह करने पर क्या होता था कि या तो पहला पद प्रधान होता था या तो दूसरा पद प्रधान होता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें हम विग्रह करेंगे जब न तो पहला प्रधान होगा न तो दूसरा प्रधान होगा पद, कोई तीसरा अर्थ निकाल करके उसकी प्रधानता दी जाती है। किसमें? बहुब्रीहि समास में। तो कैसे? देखिए, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो। देखिए, ये अप्रधान शब्द आपको याद रखना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन दे देता है कि किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो किसके दोनों पद अप्रधान होते हैं? बहुब्रीहि के। तो देखिए, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? जो हम पहले भी बताए हैं कि ये दोनों पद की अप्रधानता होती है। दोनों पद जुड़ के किसी तीसरे को बताने लगते हैं। देखिए, पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, कोई सांकेतिक अर्थ, दूसरा सांकेतिक मतलब देखिए दूसरा, कोई किसी दूसरे को हम बताने लगे, वहां क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे क्या होगा? नीलकंठ, नीलकंठ। देखिए, थोड़ा सा ये किससे मिलता है? कर्मधारय से मिलता जुलता है। लेकिन कर्मधारय में क्या रहता है? पहला पद विशेषण और दूसरा संज्ञा। लेकिन इसमें ऐसी परिभाषा हम जब दिए नहीं है तो ऐसा आपको लाना भी नहीं है। तो देखिए, जैसे बताया है कर्मधारय में क्या था कि पहला पद विशेषण रहेगा और दूसरा पद संज्ञा। और इसमें क्या है कि दोनों पद क्या रहेंगे? अप्रधान रहेंगे। ठीक, दोनों पद अप्रधान रहेंगे। तो चलिए कौन कौन से हैं? जैसे हो जाएगा लंबोदर, लंबोदर। लंबोदर को हम अगर देखिए लिख रहे हैं लंबोदर। ठीक, लंबोदर। लंबोदर में क्या हो जाएगा? लंबा उदर। चलिए हम इसको तोड़ देंगे। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका। उदर मीन्स क्या होता है? पेट। लंबा, लंबा है उदर जिसका। अब लंबा है उदर जिसका, देखिए बहुब्रीहि समास पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका हम क्या बताएं आपको। इसमें जितने भी नाम आएंगे 99% सभी देवताओं के ही नाम रहते हैं। अगर देवताओं के नाम का पर्यायवाची आप लोग अगर याद कर ले रहे हैं तो बहुब्रीहि समास पहचानने में बहुत ही आसानी रहेगी। पहचानना ही नहीं पड़ेगा। अगर हमको पता है सभी देवताओं के पर्यायवाची अगर हमें याद है तो बहुब्रीहि समास आसानी से लगता जाएगा। ठीक, तो देखिए लंबोदर। अब ये लंबोदर किसका है? गणेश जी का है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये लंबोदर जो है क्या है? बहुब्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि ये लंबा है उदर जिसका, अर्थात में आ जा रहा है आंसर की अर्थात क्या है? गणेश जी हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पर देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ, नीला कंठ किसका है? शिव जी का है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थात शिव। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अर्थात करके तीसरा अर्थ हमेशा बताएगा। बहुब्रीहि जो है जब भी हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेगा? अर्थात करके हमेशा किसी तीसरे को ही बताने लगेगा। जैसे देखिए चंद्रमौली, चंद्रमौली। अब कैसे इसका विग्रह करेंगे? देखिए, चंद्र है सिर पर जिसके, चंद्र है। अब सोचिएगा कि चंद्र किसके सर पे है, तो बस हमें एक ही देवता का नाम याद आता है। कौन? शिव जी। शिव जी के सर पे क्या है? देखिए चंद्र है, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शिव जी। ठीक, और उसी प्रकार देखिए चक्रपाणी,
चक्र पाड़ी, चक्र है पाड़ी में जिसके, चक्र है पाड़ी में जिसके, पाड़ी में क्या होता है देखिए हाथ होता है, ठीक। चक्र है पाड़ी में जिसके, चक्र है हाथों में जिसके, अर्थात कौन, इमेजिन कीजिए कौन है चक्र है, किसके हाथ में चक्र रहता है तो कौन है, देखिए विष्णु जी। विष्णु के हाथ में हमेशा क्या रहता है, चक्र रहता है, अर्थात चक्र पाड़ी, अर्थात में क्या हो जाएंगे विष्णु जी, ठीक। तो इसी तरह देखिए बहुब्रीहि जब भी आएगा आपको अर्थात करके हमेशा नेक्स्ट अगला आंसर किसी तीसरे के बारे में बताने लगता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि बहुब्रीहि समास समझ में आया होगा और आगे चलते देखते हैं। बहुब्रीहि समास के देखिए 4 भेद हैं, जो ज्यादा पूछता नहीं है, बस बता दे रहा है, याद रखिएगा। बहुब्रीहि समास के भेद कौन कौन से, समानाधिकरण है, व्याधिकरण है, तुल्य योग है और व्यतिहार है, ठीक। ये चारों भेद है इसके, और नहीं याद रहेगा तो भी चलिए ठीक है। आगे देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पहचानने में तो बच्चा भी पहचान लेता है द्वंद्व समास को, कैसे, क्योंकि इसमें क्या लगा रहता है, हाइफन, हाइफन। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अगर जैसे समान शब्द लिखे जैसे बार बार, जैसे बार बार, ठीक है, बार बार, और भी जैसे रोज रोज, रोज रोज, ठीक है। तो ये सब द्वंद्व समास नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, ये अव्ययी भाव में आ जाएंगे, ठीक। सॉरी, ये किस में आ जाएंगे, अव्ययी भाव में आ जाएंगे। तो देखिए द्वंद्व समास, अब हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं तो गलत नहीं होगा पहचानने में कि द्वंद्व है या फिर अव्ययी भाव है। तो देखिए जिस समास शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें क्या होगा, दोनों पद प्रधान होगा, और उसमें क्या था बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान, मतलब दोनों पद क्या था, एकदम बेकार था, बेकार नहीं कहेंगे फिर भी कि दोनों पद अप्रधान था, कोई विशेषता नहीं थी, वो जुड़ के किसी तीसरे की विशेषताएं किसी तीसरे के बारे में बताने लग रहे थे बहुब्रीहि, इसीलिए हम उसको अप्रधान बोल दिए थे कि ये इसके दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। और इसमें देखिएगा क्या होता है, दोनों पद द्वंद्व समास में, द्वंद्व, देखिए द्वंद्व, द्वंद्व मतलब दोनों, दोनों मतलब दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर, इनको विग्रह करने पर, विग्रह मतलब तोड़ना होता है, विच्छेद मतलब भी तोड़ना होता है। तो देखिए जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं, और अथवा या एवं लगता है, कोई भी शब्द हम लेंगे अगर उसका विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर और अथवा या एवं उस बीच में हम लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि देखिए कोई शब्द हम उठाते हैं फिर देखते हैं कौन से उठाए, जैसे देखिए इतने सारे शब्द हम लिख दिए हैं, उठाए, देखिए जैसे क्या आ गया, भाई बहन, गंगा यमुना, पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप और आगा पीछा। इसमें देखिए एक चीज, उसमें तो हम बताए थे कि पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, ठीक, देवताओं के पर्यायवाची याद कर लेंगे अगर बहुब्रीहि समास को पहचानने के लिए, तो भी ज्यादा ठीक रहेगा। और इसमें हम आपको क्या बता रहे हैं द्वंद्व में कि विलोम, जो देखिए शब्द आपको मिलेगा तो एक दूसरे का विलोम रहेगा, ठीक है, 80% समझिए विलोम ही रहेगा, वो क्या रहेगा वहां पर, द्वंद्व समास रहेगा। द्वंद्व मतलब होता क्या है, झगड़ा होता है, ठीक है, द्वंद्व करना, झगड़ा करना। तो देखिए आगा पीछा, आगे, आगा मतलब आगे, पीछे मतलब पीछे, आगे पीछे दोनों एक तो नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, विलोम भी इसमें, विलोम शब्द ज्यादा इसमें रहते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे भाई बहन, अब ये देखिए फीमेल और ये मेल, तो मेल और फीमेल दोनों आ रहा है ना, तो यानी कि यहाँ झगड़ा वाली बात है कि नहीं है। तो देखिए भाई बहन क्या हो जाएगा, भाई और बहन, भाई और बहन, ठीक, भाई और बहन। और देखिए गंगा यमुना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना, ठीक, गंगा और यमुना। और यहाँ देखिए क्या है, पाप पुण्य, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाप और पुण्य, ठीक, पाप और पुण्य। और यहाँ देखिए आचार विचार, यहाँ भी क्या कर लेंगे हम, आचार और विचार, ठीक, आचार और विचार, आचार और विचार, और या फिर या
माँ बाप, माँ और बाप, माँ और बाप। और यहाँ देखिए आगा पीछा, आगा और पीछा, आगे पीछे भी लिख सकते हैं हम, आगे और पीछे, ठीक, आगे और पीछे, ठीक। ये सब क्या हो जाएंगे तो द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए बहुब्रीहि और द्वंद्व समास के जितने भेद थे देखिए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व, ठीक। तत्पुरुष में हम 8 भेद बताए थे। 8 भेद में दो कौन कौन से मुख्य थे, कर्मधारय और द्विगु, इन सब के बारे में बता चुके हैं। तो चलिए समास के जितने भी पार्ट थे 2 पार्ट में हम बता के खत्म किए। तो क्लास कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।